हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे हो। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर दिया था, तो आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो उन्हें बता दें कि इस चैनल पे हम लोग GS2 का पूरा सिलेबस प्लस जिनका भी ऑप्शनल PSIR है तो उनका पूरा सिलेबस हम लोग यूट्यूब पे कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपको इस चैनल के वीडियो जो कंटेंट हम लोग देखते हैं यदि आपको वो अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 प्लस आर्टिकल 24। तो अब हम लोग देख लेते हैं अभी तक हम लोग ने पिछले लेक्चर में कौन कौन से अधिकार को हम लोग ने अभी तक पढ़ा है। तो उसके बाद हम लोग फिर आर्टिकल 23 फिर आर्टिकल 24 को पढ़ेंगे आज। तो आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 को आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके। हम लोगों ने समानता के अधिकार को कंप्लीट किया है। समानता के अधिकार को पढ़ा है। इसका प्रावधान, इसके कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हम लोग ने, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हम लोग पढ़ चुके। तो समानता का अधिकार हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग ने कौन सा पढ़ा था, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका प्रावधान कहां से कहां तक है, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। फिर ये पहला हो गया, दो हो गए। तो हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो वर्तमान संविधान है उसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो संपत्ति के अधिकार को अब विधिक अधिकार बना दिया गया। 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया। तो अब जो हमारा वर्तमान संविधान है उसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 2 प्रकार के मौलिक अधिकारों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग तीसरे मौलिक अधिकार की शुरुआत करेंगे। तो तीसरा मौलिक अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा मौलिक अधिकार है। तो आज हम लोग 2 आर्टिकल को पढ़ेंगे, आर्टिकल 23 प्लस आर्टिकल 24। तो ये दो हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे आज हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 को आज हम लोग समाप्त करेंगे। चौथा हम लोग इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका प्रावधान कहां से कहां तक है, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। फिर उसके बाद क्या आएगा, पांचवा कौन सा है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार कहां से कहां तक है, आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक। तो ये हो गया संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। छठा कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कौन सा है, आर्टिकल 32 में इसका प्रावधान किया गया। तो जो हमारे मूल संविधान में 6 प्रकार, जो अब वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ेंगे। तो यदि जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, यदि उनको अगर इस चैनल के कंटेंट अच्छा लगता है, जो भी हम लोग लेक्चर डिलीवर करते हैं, यदि वो आपको पसंद आता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार से। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में क्या प्रावधान किया गया कि मानव दुर्व्यापार, बेगार। तो संविधान के आर्टिकल 23 के तहत मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया तथा इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। बेगार, बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है, प्रतिबंधित किया गया है।
तो आर्टिकल 23 में क्या बोला गया, मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। तो ये हो गया आर्टिकल 23। अभी हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल से समझेंगे। उससे पहले हम लोग आर्टिकल 24 में देख लेते हैं इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि शोषण के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों का प्रावधान इस आर्टिकल में किया गया। तो आर्टिकल 24 में क्या बोला गया कि शोषण के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों का प्रावधान आर्टिकल 24 में किया गया। और आर्टिकल 23 में क्या बोला गया कि मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम को संविधान की आर्टिकल 23 के तहत प्रतिबंधित किया गया तथा इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। तो अब हम लोग आर्टिकल 23 को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं यदि आपको नोट डाउन करना है। तो हम लोग अब आर्टिकल 23 को डिटेल से समझते हैं थोड़ा। आर्टिकल 23, तो इसमें क्या बोला गया, जो हमारे संविधान में मानव दुर्व्यापार पहला क्या हो गया, मानव दुर्व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा, बेगार को प्रतिबंधित किया गया है, बेगार को। तीसरा, बलात् श्रम को। ये सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को हमारे संविधान की आर्टिकल 23 के तहत प्रतिबंधित किया गया तथा इसे दंडनीय अपराध भी माना गया। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे दंड भी दिया जा सकता है। इसे दूसरा पॉइंट क्या हो गया इसमें, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया कि इसे दंडनीय अपराध माना गया है। यदि कोई भी व्यक्ति मानव दुर्व्यापार में शामिल होता है, बेगार में शामिल होता है और बलात् श्रम में शामिल होता है तो उसे दंड भी दिया जाएगा। इसके लिए संसद कानून बना सकती है। तो अब हम लोग समझते हैं कि मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है, बेगार का मतलब क्या होता है और बलात् श्रम का मतलब क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है। तो इसके अंतर्गत तीन पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि मानवों की पहला पॉइंट ये वस्तुओं की भांति मानवों की खरीद बिक्री करना, मानवों को खरीदना व बेचना। मानव में कौन कौन से आते हैं, महिला आती है, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए और पुरुष हो गए। तो मानव दुर्व्यापार में पहला कौन सा पॉइंट हो गया कि वस्तुओं की भांति मानवों को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा, ये मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि जैसे वस्तुओं को खरीदा जाता है, वस्तुओं को बेचा जाता है, उस तरह से मानव को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। मानव में कौन कौन होता है, मानव में कौन कौन शामिल है, मानव में महिलाएं शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, पुरुष शामिल हैं, वृद्ध, जितने भी मानव की कैटेगरी होती है वो सभी इसके अंतर्गत आएंगी। और इसमें पहला पॉइंट क्या होगा कि वस्तुओं की भांति मानवों को खरीदा बेचा नहीं जाएगा, ये संविधान के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे दंडनीय अपराध दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये सब मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, वेश्यावृत्ति हो गई। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, दास प्रथा हो गई। तो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत क्या क्या आता है, मानवों की खरीद व बिक्री मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है, वेश्यावृत्ति मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है, और वेश्यावृत्ति के अलावा क्या आता है, दास प्रथा भी मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। ये तीन चीजें मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आती हैं। तो हमारे संविधान में मानव दुर्व्यापार को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि बेगार का मतलब क्या होता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं यदि आपको करना है। वेश्यावृत्ति हो गई और इधर क्या हो गया, दास प्रथा हो गई। तो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत 3 पॉइंट आते हैं। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने।
अब हम लोग समझते हैं कि बेगार का मतलब क्या होता है। ऐसे ही आपको गाइस, ऐसे ही नोट्स आप लोग बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाया करिए, सो दैट आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। जब भी आप लोग किताब से नोट्स बनाएं तो पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स बनाने, 5 पॉइंट निकाल लीजिए। कोई भी चीज़ पढ़े उसके उसके आप जैसे कोई भी चीज़ पढ़ लें तो उसके 4 पॉइंट निकालिए, 5 पॉइंट निकालिए, उसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और एग्जाम में जाने से पहले उन्हीं पॉइंट को आप लोग बार बार रिवाइज करिए। आर्टिकल 23 हो गया। अब हम लोगों ने इधर मानव दुर्व्यवहार को परिभाषित कर दिया, इधर हम लोग बेगार को देख लेते हैं। बेगार, तो बेगार का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को बिना वेतन किए उससे काम कराना। आप बिना कोई वेतन नहीं दे रहे और बिना वेतन दिए उससे काम कराना बेगार कहलाता है। तो एक तरह जो बंधुआ मजदूरी होती वो भी बेगार के अंतर्गत आती है। बिना वेतन दिए, बिना वेतन दिए किसी से काम करवाना, काम कराना क्या कहता है, उसे बेगार कहते हैं। तो जो बंधुआ मजदूरी होगी वो भी बेकार के अंतर्गत आती है। तो एक तरह से जो संविधान है, वो जो हमारा संविधान है वो बंधुआ मजदूरी को भी प्रतिबंधित करता है। तो बंधुआ मजदूरी भी बेगार के अंतर्गत आती है। तो एक तरह से जो हमारा संविधान हो गया वो बंधुआ मजदूरी को भी प्रतिबंधित करता है। तो ये हम लोग ने बेगार का मतलब समझा। और बालाश्रम का मतलब क्या होता है कि किसी को बलपूर्वक किसी से काम कराना बालाश्रम कहलाता है। तो हमारे संविधान में मानव दुर्व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है, बेगार को प्रतिबंधित किया गया और बालाश्रम को प्रतिबंधित किया गया। बेगार में क्या क्या आता है, बंधुआ मजदूरी भी, बंधुआ मजदूरी बेगार के अंतर्गत आती है और हमारे संविधान में एक तरह से बंधुआ मजदूरी को भी प्रतिबंधित किया गया है। तो ये हो गया हम लोग का आर्टिकल 23 कंप्लीट हो गया कि आर्टिकल 23 में क्या बोला गया कि मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बालाश्रम को प्रतिबंधित किया गया है तथा इसे दंडनीय अपराध भी माना गया है। यदि कोई आर्टिकल 23 का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसके लिए संसद कानून बनाकर उस व्यक्ति को दंडित भी कर सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 23 को लागू करने के लिए संसद ने कौन कौन से कानून बनाए हैं। आप लोग को पता होगा कि मूल अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्यों की विधानसभाओं को मूल अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो हम लोगों ने निवारक निरोध पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधानसभाओं को भी है और संसद को भी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस आर्टिकल 23 को लागू करने के लिए संसद ने 2-3 कानून बनाए और वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी वो इससे कम संबंधित क्वेश्चन यदि आए तो उन दोनों कानून का उल्लेख कर सकते हैं कि संसद के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो उसमें तब आप लोग उन कानूनों का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको कोई ज़्यादा याद करने की दिक्कत नहीं है। यहाँ से पीसीएस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएएस के लिए कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो ये 4-5 एग्जाम्पल आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आर्टिकल 32। तो ये 5 आर्टिकल हैं, ये आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पीसीएस में तो कोई भी आर्टिकल पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कानून अभी तक बनाए गए हैं। तो पहला तो 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बनाया गया था। ये कानून क्या कहता है कि सभी को एक न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी काम करे, चाहे वो लेबर हो चाहे वो मजदूर हो, सभी को एक न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। इस कानून का निर्माण 1948 में किया गया था। और दूसरा का ऐसे बहुत सारे कानून बनाए, हम लोग सिर्फ 2-3 कानून को देखेंगे। बंधुआ मजदूरी
समाप्त अधिनियम 1976। तो जो संसद ने बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए 96 में कानून बनाया था। जो बंधुआ मजदूरी हो गई वो बेगार के अंतर्गत आता है। तो संसद ने बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए 1976 में कानून का निर्माण किया था। तो ये दो कानून आपके लिए इतना आप लोग से भी याद कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको संसद के द्वारा किए गए प्रयासों में इन सभी कानूनों का उल्लेख करना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए संसद ने के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तब जाके इन कानूनों को आपको अपने आंसर्स में उल्लेख करना है। तो ये हम लोग का आर्टिकल 23 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आर्टिकल 24 से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो इसे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जितने भी 14 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें ना तो कारखानों में कार्यों के लिए लगाया जाएगा, ना तो खदानों में कार्यों के लिए लगाया जाए, और ना ही उन स्थानों में कार्य करने के लिए लगाया जाएगा जहां पे जोखिम की संभावना बहुत अधिक है। तो इसमें क्या बोला गया है, इस आर्टिकल में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ना तो कारखानों में कार्य करने के लिए लगाया जाएगा, ना तो खदानों में कार्य करने के लिए लगाया जाएगा, ना तो उन स्थानों में कार्य करने के लिए लगाया जाएगा जिन स्थानों पे जोखिम की संभावना बहुत अधिक है। तो इसमें तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ना तो कारखानों में कार्य के लिए लगाया जाएगा, कारखाने, ना तो खदानों में कार्य करने के लिए लगाया जाएगा, ना तो उन स्थानों में जहां पे जोखिम की संभावना अधिक होती है। उन स्थानों पे जहां पे जोखिम की संभावना अधिक होती है, इन स्थानों पे कार्य करने के लिए बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। ये आर्टिकल 14 में ये बोला गया है। तो ये जो अधिकार है बच्चों को, ये अधिकार प्राप्त है, ये राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और ये व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। राज्य का मतलब क्या हो गया, राज्यों में सारी सरकारें आती हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसको हटा देते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया, ये जो अधिकार है ये बच्चों को ये अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और व्यक्तियों के विरुद्ध भी ये अधिकार बच्चों को प्राप्त है। ना तो कोई व्यक्ति उन्हें खदानों में कार्य करने के लिए लगा सकता है, ना तो कोई राज्य उन्हें खदानों में कार्य करने के लिए लगा सकता है। तो ये हो गया, ये दो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 24 में, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ना तो कारखानों में लगाया जाएगा, ना तो खदानों में कार्य करने के लिए लगाया जाएगा। और जो बच्चे हैं इन्हें ये अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं और राज्यों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। राज्य का मतलब हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो राज्य का मतलब क्या हो गया, राज्य में सरकारें आती हैं और जितनी भी विधानसभाएं हो गई, ये राज्य आर्टिकल कहाँ पे परिभाषित किया गया, आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। सरकारें आती हैं, विधानसभाएं आती हैं और स्थानीय सरकारें भी राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो और इसके अलावा क्या क्या आता है, सरकार की सभी एजेंसियां इसमें क्या कौन कौन से हो, जैसे ईडी हो गई, जैसे सीबीआई हो गई, जैसे एनसीबी हो गई। एनसीबी आपने नाम सुना होगा, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इधर क्या हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, सीबीआई हो गई। ये सभी संस्थाएं भी राज्य के अंतर्गत आती हैं। और कौन कौन आता है,
सभी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी राज्य के अंतर्गत आते हैं। सभी सरकारी कर्मचारी ये सभी राज्य के अंतर्गत आता है। और कौन आते हैं? वे सभी संस्थाएं जो राज्य के वित्त से संचालित होती हैं, वे सभी संस्थाएं जो राज्य से धन प्राप्त करती हैं, वे सभी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी हॉस्पिटल हो गए, सरकारी विश्वविद्यालय हो गए, ये सभी संस्थाएं भी राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो ये हम लोग ने राज्य को अच्छे ढंग से देख लिया। हम लोग पहले भी राज्य को देख चुके हैं, तो आज हम लोग ने फिर से राज्य को देख लिया कि राज्य में कौन कौन सी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो ये हम लोग का आर्टिकल 24 कंप्लीट हो गया है। आर्टिकल 24 में क्या बोला गया है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं भेजा जाएगा, खदानों में नहीं भेजा जाएगा और ऐसे स्थानों में नहीं भेजा जाएगा जहाँ पे जोखिम की संभावना है। तो ये हम लोग का आर्टिकल 23 व 24 आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। और एक पॉइंट इसमें आपको और नोट करना है कि 2015 में केंद्र सरकार ने ये प्रस्ताव पारित कराया, कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित हुआ कि जितने भी 15 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं वो घरेलू कार्यों में सहयोग कर सकते हैं। जैसे जो आपके परिवार में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरेलू कार्यों के लिए सहयोग कर सकते हैं। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरेलू कार्यों में सहयोग कर सकते हैं। ये 2015 में संघ सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित किया था। तो ये हम लोग का आर्टिकल 23 व 24 आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर्स में हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे। तो अगर गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगे और तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए सो दैट सभी को इसका फ़ायदा मिले। हम लोग का पूरा मिशन है कि बिल्कुल फ्री निःशुल्क शिक्षा देंगे, चाहे वो किसी भी कोने में बैठा हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।